permanent tissues. This is next type of tissues present in plant cells, which we are going to discuss today. Now this type of tissue, as the name indicates itself, they have lost their capacity to divide. It means the cells which are present in permanent tissues are completely differentiated. They are matured and they are not going to divide further. So this is one difference between meristematic tissue and permanent tissue. The cells of meristematic tissues have ability to divide, while that of permanent tissues have no ability to divide. This is first difference between meristematic tissue and permanent tissue. Second thing is that the cells of meristematic tissues are essentially living. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं, वो डेड सेल्स कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डेड सेल्स होंगे तो वो डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो भी सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स हमेशा लिविंग सेल्स होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज में लिविंग और डेड सेल्स दोनों तरह के सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर दो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। कौन कौन से हो गए? पहला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स होंगे वो फुल्ली मैच्योर होते हैं, आगे उनका कोई डिवीजन नहीं होता है। दे आर फुल्ली मैच्योर्ड एंड दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है ना। दूसरी चीज कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमेशा लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज में लिविंग और डेड सेल्स दोनों तरह के सेल्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारा डिफरेंस हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दे आर टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ differentiated cells which have no tendency to divide. डिवाइड करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है। They may consist of living or dead cells। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है परमानेंट टिश्यू को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यूज को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कहाँ पाए जाते हैं इसके बेसिस पर, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसी तरह से परमानेंट टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो परमानेंट टिश्यूज को पहले 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब इसमें छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यूज केवल एक टाइप के सेल से बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आप देखेंगे एक से ज्यादा टाइप के सेल्स वहां पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ही जाइलम और फ्लोएम आते हैं, और जाइलम 4 तरह के सेल्स से बना होता है, फ्लोएम भी 4 तरह के सेल्स से बना होता है।
जबकि हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें जो भी टिश्यू होते हैं वो केवल एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर दे रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इसमें क्या लिख सकते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा इनके बीच में डिफरेंस हो गया, स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही यही है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर आगे क्लासिफाई किया गया है उनके फंक्शन के बेसिस पर। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये किस बेसिस पर है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, और ये किस बेसिस पर क्लासिफाई होने जा रहा है, फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है। तो फंक्शन के बेसिस पर सिंपल परमानेंट टिश्यू दो तरह के हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव, मतलब जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, यानी प्लांट के बॉडी पार्ट्स का प्रोटेक्शन उनका मेन फंक्शन है। ठीक है। और दूसरा हो सकता है सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब क्या है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है ना। तो इस तरह से दो कैटेगरी इनका बन जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में भी प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू और सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। आगे हम इसको देखते हैं। नाउ प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू two types. Number one, epidermis, and number two, cork or phloem. कॉर्क और फेलम। ठीक है। अब जो इपीडर्मिस है, इपी मीन्स एबव, डर्मिस मीन्स स्किन होता है। ठीक है। तो प्लांट के भी जो बॉडी पार्ट्स हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, इनका जो आउटर कवरिंग होता है, जो सबसे बाहर का कवरिंग है, सबसे बाहर का जो लेयर है, वो किससे बना होता है, इपीडर्मिस से बना होता है। ठीक है। जैसे कोई स्टेम है, मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट बॉडी है, ऐसे लीव्स इसमें दिख रहे हैं, और नीचे हमारा रूट्स हैं। तो चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, किसी का भी अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखेंगे तो जो सबसे बाहर लेयर दिखाई देगा हमको, वो होगा एपिडर्मिस। जैसे मान लीजिए हमने स्टेम का सेक्शन कट किया, ऐसे स्टेम को कट किया तो आपको ऐसे गोला सा सेक्शन मिलेगा। अब इसका जो सबसे बाहर वाला लेयर है, ये जो सबसे बाहर का लेयर का सेल है, ये होगा एपिडर्मिस। ये सिंगल सेल थिक होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ठीक है ना। यानी सबसे बाहर का जो लेयर है, चाहे वो लीफ का हो, स्टेम का हो, रूट्स का हो, फ्लावर्स का हो, जो भी प्लांट बॉडी पार्ट्स हैं, उसका जो सबसे बाहर का लेयर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सिंगल सेल थिक लेयर, single cell thick layer which is protective in nature. It is present in leaves, stem, रूट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। ठीक है ना। जो भी प्लांट बॉडी पार्ट्स है, उसका जो आउटर कवरिंग है वो सिंगल सेल थिक
लेयर से बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है ना। दूसरा है कॉर्क और फेलम। कॉर्क और फेलम आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट स्टेम में, ठीक है ना। खास करके डाइकोटिलेडोनस प्लांट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उनकी डायमीटर इंक्रीज होती है ना, और जो लीफ होते हैं उनमें रेटिकुलेट विनेशन होता है, जाल की तरह उसमें वेन्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो ओल्ड डाइकोटिलेडोनस स्टेम होता है, इन ओल्ड डाइकोटिलेडोनस stem, the cells at the periphery change into cork और phloem। मतलब जो डाइकॉट का स्टेम होता है वो बहुत पुराना जब हो जाता है, यानी कई सालों बाद, तो जो सेल्स होते हैं पेरीफेरी पर वही चेंज हो जाते हैं कॉर्क और फेलम में। तो चेंज होने का मतलब क्या है कि वहाँ जो जैसे जैसे सेल पुराना होते जाएगा तो फाइनली वो क्या हो जाएगा, डेड सेल में चेंज हो जाएगा। वो सेल डाई आउट हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब डेड सेल का जो लेयर होगा, जो थिक वॉल्ड होंगे, ठीक है, और उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, तो थिक वॉल्ड डेड सेल्स विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्म ए लेयर विच इज कॉल्ड कॉर्क और फेलम, ठीक है ना। जैसे आप मैंगो ट्री को देखिए तो बाहर उसका जो बार्क है, ठीक है, वो डेड सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह से आप बनियान ट्री को देखिए, पीपल ट्री को देखिए, तो जो बाहर का उसका जो लेयर है, ठीक है, वो डेड सेल से बना हुआ जो लेयर है उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्क और फेलम, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, मोनोकॉट में ये चीज नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा कि इन ओल्ड डाइकोटिलेडोनस स्टेम। डाइकॉट स्टेम वो भी ओल्ड, पुराना होना चाहिए, तब आपको देखने को मिलेगा कि उसके आउटर लेयर डेड सेल से बने हुए हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्क और फेलम। इसका भी मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, इन ओल्ड डाइकोटिलेडोनस स्टेम द सेल्स एट द पेरिफेरी चेंज इनटू कॉर्क और फेलम। दे कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल्स होंगे इसमें, देखिए, विथ नो इंटरसेल्युलर स्पेस। डेड सेल्स में जो उसका प्रोटोप्लाज्म होगा वो बहुत कम होगा या फिर नहीं होगा, वो पूरी तरह से सूख चुका है, कोई लिविंग कंटेंट सेल में नहीं है, इसीलिए सेल खुद क्या है, डेड सेल्स है। और उनका वॉल जो होता है वो थिक हो जाता है, डिपॉजिट हो जाने की वजह से सबस्टेंस डिपॉजिट हो गए, जो प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग सबस्टेंस था जो फ्लूइड के फॉर्म में था वो सॉलिडिफाई हो गया है, इस वजह से उसके वॉल्स क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, तो काफी रिजिड लेयर बन जाता है, ठीक है। और उसी लेयर को हम कहते हैं कॉर्क और फेलम, एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, ठीक है ना। वो प्रोटेक्ट करता है, बाकी का जो अंदर का जो पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम उस कॉर्क और फेलम वाले लेयर का होता है, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के हो गए हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब दूसरा है हमारा सपोर्टिव टिश्यू। अब सपोर्टिव टिश्यू को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब जो ये वर्ड है पैरेन्काइमा, ये ग्रीक वर्ड से बना है। पैरा मीन्स beside, and chyma means in filling। इसका क्या मतलब हुआ कि पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, मतलब इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट है लगभग। दे आर ऑलमोस्ट लाइक स्पेस फिलर्स,
मतलब जहां भी स्ट्रक्चर्स के बीच में जो जगह होगा तो वहां पैरेन्काइमा सेल्स पाया जाएगा। इसीलिए जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं दे आर मोस्ट एबंडेंट सेल्स, या फिर हम कहें पैरेन्काइमा टिश्यूज आर मोस्ट एबंडेंट टिश्यूज ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू पाया जाता है तो कौन सा होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू। ये आपको याद रखना है, द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी इज पैरेन्काइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा, तो ये भी ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड कोला मीन्स ग्लू होता है। तो अभी हम देखेंगे कि क्यों उसको कोला ग्लू से उसका नाम डिराइव किया गया, उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा खासियत है। और स्क्लेरेनकाइमा, ये भी ग्रीक वर्ड से स्क्लेरोस, स्क्लेरोस मीन्स होता है हार्ड। तो जाहिर सी बात है कि जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और हार्ड होने की वजह से वो प्लांट बॉडी में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पैरेन्काइमा है उसका एक फंक्शन स्टोरेज होता है। ठीक है, स्टोरेज करने का मतलब जो भी प्लांट बॉडी में जो स्टोरिंग सबस्टेंस है, जैसे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ तो वो प्लांट बॉडी जितना यूटिलाइज कर सकती है वो यूटिलाइज करेगी, जो एक्स्ट्रा होगा उसको वो स्टोर करेगी। तो स्टोर करने में जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, और ये पैरेन्काइमा टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है स्टोरेज। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मेन कंट्रीब्यूशन उसका मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है, मेन कंट्रीब्यूशन स्टोरेज है। बचे आपके कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का जो रोल है वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, जिसमें स्क्लेरेनकाइमा तो 100% मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, जबकि कोलेनकाइमा का जो रोल है ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन पूरे प्लांट बॉडी में इसका बहुत इफेक्टिव रोल नहीं है। जैसे लीफ है, ठीक है, तो आप पीपल के पत्ते को अगर ऐसे फाड़ने का प्रयास करिए तो आप देखेंगे कि वो सीधे नहीं कट सकता है, जबकि आप केले के पत्ते को ऐसे काटिए बहुत आसानी से वो फट जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से, ऐसा लगेगा कि जैसे कैंची से काटा गया है। ठीक है, वैसे ही आप वीट या मेज या राइस प्लांट के लीफ को ऐसे टीयर करिए, बहुत आसानी से वो सीधा टीयर हो जाएगा। ठीक है ना, बम्बू ट्री, उस बम्बू कहेंगे, ट्री मत कहिए, वो दे आर एक्चुअली हर्ब्स, वो एक ग्रास है, घास है। तो उनके पत्ते को अगर आप ऐसे फाड़ने का प्रयास करेंगे बहुत आसानी से फट जाएगा, लेकिन पीपल ट्री, मैंगो ट्री, इनके लीफ को जरा फाड़ करके देखिए, बहुत आसानी से नहीं फटता है। क्यों नहीं फटता है? क्योंकि उसमें लीफ में कोलेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसको फटने से बचाते हैं। तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन स्टोरेज है, जबकि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का मेन फंक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। और कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा में भी स्क्लेरेनकाइमा मेन टिश्यू है जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बाकी कोलेनकाइमा भी प्रोवाइड करेगा लेकिन उतना नहीं जितना स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर्स को देखें और भी जो इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है, तो मैं इसका फिगर एक बना दूं पहले। फिगर बनाने से बहुत सारे चीजें खुद पे खुद क्लियर हो जाएंगे, वो दिखेगा आपको। पैरेन्काइमा टिश्यू कई तरह के होंगे, है ना, लेकिन कुछ कॉमन चीज होगा जो हमेशा दिखाई देगा उनके स्ट्रक्चर में। तो कॉमन चीज को ही मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका सेल वॉल दिखाया गया है। अब ये आपका, इसके सेल वॉल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होगा पतला सा, और ये खास करके सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और वो सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वो तो अभी तुरंत फॉर्म हुए रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे टिश्यूज होते हैं जिसमें डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब तुरंत जो बने हैं, जो डिवाइड करने वाले हैं, या तो डिवाइड हो करके बने हैं या तो डिवाइड करने वाले हैं, तो उसमें आपको वैक्यूल्स दिखाई नहीं देंगे। जबकि पैरेन्काइमा सेल्स
नॉन डिवाइडिंग मैच्योर सेल्स होते हैं। तो इसकी एक खासियत यह है कि दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो सब में आपको देखिए बड़ा बड़ा वैक्यूल्स दिखाई दे रहा है और इसके चारों तरफ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू को। ठीक है, मैं इसको मेंशन भी करूंगा। पहला चीज, दे कंसिस्ट ऑफ large central vacuole surrounded by thin layer of साइटोप्लाज्म। ठीक है, पहली बात यहां भी बना देते हैं। दूसरी चीज, दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेल्स, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हैविंग थिन स्मूथ एंड इलास्टिक वॉल्स। देखिए इनका जो सेल वॉल होगा वो थिन होगा, ठीक है ना, पतला होगा, स्मूथ होगा और इलास्टिक होगा। इलास्टिक होने की वजह से क्या है कि जहां पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो पार्ट आसानी से बेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा, सॉफ्ट होगा, ये सब कैरेक्टरिस्टिक होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट इन सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, जैसे फ्लावर है, ठीक है, यंग लीफ है, स्टेम है, ग्रीन स्टेम है, उन सब जगहों पर आपको क्या मिलेगा, पैरेन्काइमा टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी मेंशन कर दे रहा हूं कि ये सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। दे आर प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट्स लाइक फ्लावर्स, लीफ लिख ले रहा हूं, ठीक है, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स एटसेट्रा। मतलब जब जहां भी सॉफ्ट पार्ट होगा वहां ये पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, और एक चीज तो मैंने अभी कहा ही था, मोस्ट एबंडेंट प्लांट टिश्यू। प्लांट के बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू प्रेजेंट है तो वो है पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं इसके, फंक्शंस देखा जाए, पहला स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ठीक है, प्लांट बॉडी में स्टार्च का स्टोरेज करने का काम पैरेन्काइमा सेल्स का होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा में स्टार्च का स्टोरेज होता है। ठीक है ना, तो जब मैं फ्लोएम आपको बताऊंगा तो वहां पर और डिटेल ये चीज हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, दूसरा है स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। प्लांट बॉडी में भी तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस के बाद जो वेस्ट सब्सटेंस बनता है उसको भी स्टोर करने का काम पैरेन्काइमा सेल्स का होता है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, क्रिस्टल्स, टैनिन्स एटसेट्रा लिख देता हूं, कई तरह के वेस्ट सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स मेंटेन्स
shape and firmness of plant body parts। ठीक है ना। पैरेन्काइमा सेल्स स्पेस फिलर है। देखिए कहीं पर अगर जगह खाली रहेगा तो वहां दब सकता है कोई चीज, लेकिन पैरेन्काइमा को मैंने बताया दे आर स्पेस फिलर्स, यानी जहां भी जगह होगा वहां पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसीलिए नाम ही पड़ा है पैरेन्काइमा। एनकाइमा मीन्स होता है टू इन फिलिंग, मतलब जहां भी खाली जगह है कोई स्ट्रक्चर्स के बीच में वहां कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो जब कोई जगह खाली जो है वहां पर कुछ प्रेजेंट रहेगा तो उसका शेप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं दे मेंटेन शेप एंड फिटनेस ऑफ द प्लांट बॉडी। मेंटेन टर्जिडिटी। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी क्या होता है? देखिए जैसे बैलून है तो बैलून में अगर हम लोग पूरी तरह से हवा भर देते हैं तो उसका एक पार्टिकुलर शेप हो जाता है। उसी तरह से प्लांट सेल्स में जब पूरी तरह से वाटर भर चुका होता है, ठीक है ना, वाटर कहाँ से भरेगा? जैसे रूट्स है, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, दैट वाटर कंटेन्स डिजॉल्व मिनरल्स। अब उसको एब्जॉर्ब करते हैं और रूट से सेल टू सेल ट्रांसफर होते होते पूरे बॉडी पार्ट्स में वाटर पहुंचता है। ठीक है ना। और लीफ उसी वाटर को यूज करके फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करने का काम करते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल्स अभी मैंने यहां लिखा दे आर थिन वॉल्ड, ये, और थिन वॉल होने की वजह से सेल टू सेल वाटर ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए रूट है, अब रूट से एरियल पार्ट में स्टेम में वाटर का ट्रांसफर होता है, तो ये जो प्रोसेस है वो सेल टू सेल ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब जाइलम जो होते हैं मेन टिश्यू होते हैं जो वाटर कंडक्ट करते हैं, लेकिन हमेशा जाइलम में ही नहीं वाटर रहेगा, जाइलम से आखिर प्लांट के बाकी पार्ट्स में भी तो वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी सेल्स को भी तो वाटर मिलेंगे। तो थिन वॉल्ड होने की वजह से पैरेन्काइमा सेल से वाटर का ट्रांसफर आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में हो जाता है। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो यहां जब वाटर पहुंचा तो यहां से यहां चल जाएगा, यहां से यहां चल जाएगा। तो जब वाटर फुल्ली प्रेजेंट होता है, जितना मैक्सिमम वाटर किसी सेल में हो सकता है उतना अगर अवेलेबल है, तो सेल का जो स्टेट होता है उसको हम लोग कहते हैं टर्जिड स्टेट। तो टर्जिड स्टेट को मैं कह सकता हूं कि फुल्ली डिस्टेंडेड स्टेट ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड टर्जिड स्टेट। ठीक है। तो प्लांट टर्जिड स्टेट में आसानी से इसलिए उनके सेल्स आ सकते हैं क्योंकि पैरेन्काइमा सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं, तो वाटर आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, और सारे सेल्स में वाटर कंटेंट फुल हो चुका होगा। उस स्टेट में सेल टर्जिड स्टेट में होती है। और इसी टर्जिड स्टेट की वजह से ही जब एक एक सेल का शेप मेंटेन रहेगा तो पूरा स्ट्रक्चर का भी शेप मेंटेन रहेगा। जैसे आप सपोज करिए कि प्लांट का फ्लावर, तो फ्लावर में बहुत सारे सेल्स हैं। अब सारे सेल्स में अगर पूरा तरह से वाटर प्रेजेंट होगा, जितना वाटर वो कंटेंट कर सकता है उतना वाटर अगर प्रेजेंट है, तो उस पूरे फ्लावर का एक पार्टिकुलर शेप होगा। ठीक है। जैसे आप देखिए सब्जियां जब हम लोग खरीदते हैं, ताजी सब्जी जो होगी वो आप देखेंगे कि उसका एक पार्टिकुलर शेप होगा। जो भी आप सब्जी खरीदे, भिंडी खरीदे, करेले खरीदे, तो उनका एक पार्टिकुलर शेप होगा। 2-3 दिन तक आप वैसे ही रख दीजिए उसको, ठीक है, तब आप देखेंगे क्या होगा कि वो उसका शेप चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि उसमें जो वाटर थे वो धीरे धीरे, अब सेल को तो चूंकि आपने पेड़ से उसको तोड़ दिया है, तो अब तो वो उसका वाटर जो उसको मिल रहा था अब नहीं मिल रहा है। तो कुछ दिन बाद जो सेल होगा वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में फेल हो जाएगा, मतलब वो डाई आउट हो जाएगा, मर जाएगा। अब उसका वाटर लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए उसका शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या आपने ऐसा खरीदा तो इस तरह से था, लेकिन कुछ समय बाद सूख करके वो इस तरह से हो जाता है। ठीक है। तो ये जो स्टेट होती है, जो शेप मेंटेन होता है, वो टर्जिडिटी की वजह से होता है कि किसी भी फ्रूट का, फ्लावर का, लीफ का जो शेप है वो टर्जिड स्टेट की वजह से होता है कि उसमें जितने भी सेल्स हैं अगर वो सारे टर्जिड स्टेट में हो जाते हैं तब उसका स्ट्रक्चर का पार्टिकुलर शेप मेंटेन हो पाता है। अगर टर्जिड स्टेट नहीं है सेल का तो फिर वही पत्ते मुरझा जाते हैं, ठीक है, या फिर फ्रूट्स जो होगा वो सूख जाएगा। तो ये सब चीज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल पैरेन्काइमा सेल्स का होता है। 2 स्पेशल चीज मैं डिस्कस करूंगा।
क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। बहुत पूछा जाता है ये, तो मैं यहां डिस्कस कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। क्लोरेनकाइमा क्या होते हैं? ऐसे पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरेनकाइमा। मीन्स क्लोरोप्लास्ट containing parenchyma cells are called क्लोरेनकाइमा। दे आर प्रेजेंट इन लीफ। पत्तों में जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, कुछ पैरेनकाइमा सेल्स जो कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो मेसोफिल वाला पार्ट है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उनमें फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है। तो ऐसे पैरेनकाइमा सेल्स को हम लोग कहते हैं क्लोरेनकाइमा सेल्स। ठीक है ना? यानी parenchyma cells which contain chloroplast are called chlorenchyma cells. They have ability to carry out the process of photosynthesis. Photosynthesis आप जानते हैं, photosynthesis is a biological process in which plant can prepare their own food by utilizing water from the soil, carbon dioxide from the air and sunlight in presence of green pigment called chlorophyll. तो अगर वो ग्रीन पिगमेंट पैरेनकाइमा सेल्स में प्रेजेंट है तो वैसे पैरेनकाइमा के लिए एक स्पेशल नाम दे दिया गया क्लोरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होता है? आप देखते होंगे कुछ प्लांट जो होते हैं वो वाटर में फ्लोट करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोटस को देखिए। ठीक है, इकॉर्निया एक प्लांट है। ठीक है ना? इकॉर्निया को आप देखिए, इकॉर्निया जो होगा इस तरह का होता है, देखे भी होंगे आप। इसके नीचे अगर आप रूट देखें तो इस तरह से होगा, यहां रूट होगा और ये जो होगा खाली जगह होता है, एयर स्पेस होता है और इस एयर स्पेस होने की वजह से ये आसानी से फ्लोट कर सकता है। तो जहां पर पैरेनकाइमा टिश्यू में एयर स्पेस पाया जाता है, यानी ऐसे नॉर्मली ये टिश्यू आपको दिख रहा है, सपोज करिए कि ऐसे दिखे, ये सेल्स हैं, बीच में खाली जगह है, ऐसे ये सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये आपका एयर है। तो एयर जब रहेगा तो वो पार्ट हल्का हो जाएगा और उस पार्ट की वजह से प्लांट आसानी से फ्लोट कर सकता है। ठीक है ना? तो एरेनकाइमा क्या है? एरेनकाइमा आर स्पेशल पैरेनकाइमा सेल्स विच कंटेन स्पेशल पैरेनकाइमा टिश्यू विच कंटेन एयर स्पेसेस एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स आर एबल टू फ्लोट। तो जो एक्वेटिक प्लांट फ्लोट करने की एबिलिटी रखते हैं उनमें एरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। एरेनकाइमा क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू है जिसमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हवा रहेगा तो वो हल्का हो जाएगा, हल्का होने की वजह से वो आसानी से फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है इनके फंक्शन में। स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ वेस्ट सबस्टेंस लाइक रेजिन, क्रिस्टल्स, ऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड अदर सबस्टेंस, maintains shape and firmness of the plant body, maintains turgidity, and chlorenchyma, erenchyma. Chloroplast containing parenchyma tissues are called chlorenchyma. They help in photosynthesis. What is erenchyma? Parenchyma tissue having air spaces are called erenchyma. They help aquatic plant to float on the surface of water. ठीक है ना? तो ये हो गया आपका parenchyma tissue. ठीक।